बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। मुझे ये एतराफ़ करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने अपनी बहू पर हर जुल्म किया। उसे अपने बेटे की शरीके हयात समझने के बजाय अपनी दुश्मन समझकर उससे मुकाबला किया और उसे अपने बेटे की नज़रों में गिराने के लिए हर हरबा आजमाया। मगर आफरीन है उस पर जिसने मेरे हर जुल्म और ज्यादती को सब्र से बर्दाश्त किया और मुझे अपनी सास के बजाय माँ समझा। और आज जब मैं अपनी बहू पर होने वाली ज्यादतियों का सोचती हूँ तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। आए मेरी कहानी मेरी जुबानी सुनते हैं ताकि आप सबको भी पता चल सके कि मैं कितनी जालिम सास थी। मेरा नाम सुल्ताना है और मैं पसरूर की रहने वाली हूँ। अजीम मेरा इकलौता बेटा था जिसे मैंने हजारों मन्नतों मुरादों के बाद पाया था। शादी के 5 साल बाद भी मेरी गोद सूनी ही थी, जिसकी वजह से मैं दुनिया वालों की बातें सुनती रहती थी। फिर दिन रात की दुआओं और वजीफों के बाद अजीम मेरे आंगन की रौनक बनकर मेरी झोली में आ गया, जिसकी आमद से मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मुझे यूं लगा जैसे मुझे कोई खजाना मिल गया हो। मैं उसे दुनिया की नजरों से छुपा कर रखती, क्योंकि मुझे डर था कि किसी बदनजरे की नजर उसे न लग जाए। मैं हर वक्त अपने बेटे को अपनी नजरों के सामने रखती थी। वो जरा सा भी इधर उधर होता तो मेरा दिल बेचैन होकर उसे ढूंढने लग जाता। गर्ज ये कि मैं अपने बेटे की मोहब्बत में दीवानी हो गई थी। अभी मेरा अजीम 10 साल का ही था कि तकदीर ने उसके सर से बाप का साया और मेरे सर से चादर खींच ली। अजीम का बाप एक एक्सीडेंट में अचानक ही हम दोनों को रोता हुआ छोड़कर चला गया और हम दोनों माँ बेटा इस भरी दुनिया में अकेले रह गए। इस मौके पर हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बने रहे। अब अजीम के बाप के जाने के बाद मुझे अकेले ही उसकी परवरिश करनी थी। इस मौके पर मेरे मैके वालों, रिश्तेदारों और दुनिया वालों ने मशवरा दिया कि सुल्ताना दूसरा निकाह पढ़वा ले, मगर मुझे उनकी बातें किसी गोली की तरह लगी। यानी वो चाहते थे कि मैं अपने अजीम को सौतेले बाप के हवाले कर दूं। कुदरत ने कम उम्री में उससे बाप की शफकत छीन ली थी, तो क्या मैं उससे माँ की ममता भी छीन लेती? हरगिज़ नहीं। मैंने दुनिया वालों की बातों पर कान ना धरे और एक फैक्ट्री में नौकरी करके अपने अजीम की परवरिश अच्छे तरीके से करने लगी। अजीम अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था, साथ साथ वो मेरा हाथ भी बटाता था। अब हम दोनों माँ बेटा एक दूसरे का दुख दर्द बांटने लग गए थे। वक्त का काम गुजरना है सो वो किसी न किसी तरह गुजर ही जाता है। वक्त गुजरा तो मेरा अजीम जवान हो गया और मेरे बालों में चांदी उतर आई। वो एक बच्चे से कड़ियल जवान में तब्दील हो चुका था, मगर मेरे लिए वो अब भी वही छोटा सा बच्चा था जिसे हर पल मैं अपनी नजरों के सामने रखती थी। मैं अब भी अजीम के लिए अपनी दीवानगी कम नहीं कर पा रही थी। कभी कभी वो मेरे रवैये से चिढ़ जाता, मगर अक्सर सिर्फ मुस्कुरा देता। अब वो अपनी तालीम मुकम्मल करने वाला था। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि तालीम मुकम्मल होते ही उसकी अच्छी जगह नौकरी लग जाए ताकि मैं कुछ आराम कर सकूं, क्योंकि अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं था कि इतनी मुशक्कत कर सकूं। और चूंकि मेरे बेटे ने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की थी और हमेशा अच्छे नंबर लिए थे, इसलिए जल्द ही उसे एक दफ्तर में अच्छी नौकरी मिल गई। उस दिन मैं बहुत खुश थी कि अब हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। मैंने अपने सब रिश्तेदारों के घर मिठाई भिजवाई थी और खास तौर पर एक डिब्बा अपनी बड़ी बहन साजदा के घर भिजवाना नहीं भूली थी, क्योंकि मैं उसकी बेटी अनम को अपने अजीम की दुल्हन बनाना चाहती थी। चूँकि मेरी बहन की ससुराल वाले खासे अमीर लोग थे, इसलिए सब लोग उसकी बेटी पर नजर रखे हुए थे। लेकिन अब मुझे यकीन था कि अजीम की इतनी अच्छी नौकरी का सुनकर वो लोग उसे अपनी बेटी का रिश्ता खुशी खुशी देंगे। मैंने इस सिलसिले में अपनी बहन से भी बात कर ली थी और वो भी इस रिश्ते पर राजी थी, मगर मेरे गुमान में भी ये नहीं था कि मेरा बेटा अजीम किसी और लड़की को अपनी जिंदगी का साथी बनाने का ख्वाहिशमंद है। मगर जब अजीम ने मुझे ये बात बताई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने उसकी शादी के हवाले से कितने ख्वाब देखे थे जो सब मिट्टी में मिल गए थे।
मरती क्या ना करती, बेटे की खुशी में राजी होना पड़ा और उसकी क्लास फेलो शाजिया को बहू बनाकर ले आई। मगर मैं दिल से इस रिश्ते पर राजी नहीं थी। मैंने तो अजीम के साथ हमेशा अनम का ही सोचा था, मगर ये क्या कि अब शाजिया दुल्हन बनकर हमारे घर आ चुकी थी। बेटे की शादी की खुशी थी, मगर मुझे शाजिया एक आंख न भाती थी। मैं उसे दिल से कबूल ही नहीं कर पा रही थी। पहले ही दिन मैंने उसे साफ लफ्जों में बता दिया था कि वो इस घर में अजीम की वजह से आई है, वरना मैं तो अपनी भांजी को ही बहू बनाना चाहती थी। वो ये सुनकर रोने लगी थी, मगर मैंने उसे ये कहकर चुप करवा दिया कि मुझसे मेरा बेटा छीन कर अब मगरमच्छ के आंसू बहाना छोड़ दो। शादी के शुरू के दिनों में मेरी कोशिश होती थी कि अजीम और शाजिया ज्यादा घुल मिल कर न बैठे। मैं रात गए तक अजीम को कई बहानों से अपने पास रोके रखती थी ताकि शाजिया इंतजार में जलती रहे। अपने जोड़ों में दर्द का बहाना बनाकर मैं अजीम को अपने कमरे में बिठाए रखती और सुबह को शाजिया का उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे बहुत खुशी होती। जब शादी के 20 दिन बाद अजीम ने हनीमून पर मरी जाने का प्लान बनाया तो मैंने गुस्ल खाने में गिरकर बेहोश होने का ड्रामा किया और फिर बिस्तर पर ढह गई। 2-3 दिन तक जब मेरी हालत न संभली तो अजीम ने मरी जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। इस बात पर दोनों के दरमियान झगड़ा भी हुआ था। इसके बाद जब शाजिया मुझे सूप पिलाने मेरे कमरे में आई तो उसकी सुर्ख आंखें देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मैंने दिल ही दिल में कहा, जिस तरह तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना है, इसी तरह मैं तुमसे तुम्हारा शौहर और घर का सुकून छीन लूंगी। और फिर अजीम के कमरे में दाखिल होने पर हाय हाय करने लगी। मैं दिन रात इन्हीं सोचों में लगी रहती कि किस तरह शाजिया का दिल जलाऊं ताकि मेरा दिल ठंडा हो सके। मैं अक्सर उसके पकाए हुए खानों में ऊपर से नमक और मिर्चें डाल देती ताकि जब अजीम खाए तो उसे फोहड़ और नकम्मा समझे, और यूं खाने के वक्त अजीम शाजिया को सुना देता कि इतनी मिर्चें और नमक डालने की क्या जरूरत थी। वो अपनी सफाइयाँ पेश करती, मगर फिर भी अजीम उसे सुनाकर खाना छोड़ देता। मैं अक्सर शाजिया के इधर उधर होते ही उसके कमरे में घुस जाती और उसके नए कपड़े कैंची से काट कर रख देती। फिर किसी दिन अजीम को वो कपड़े दिखाकर रोना रोती कि देखो तुम्हारी बीवी तुम्हारी कमाई कैसे जाया कर रही है, और फिर अजीम ये सब देखकर गुस्से में आ जाता और फिर शाजिया से बाज पुर्स करके झगड़ा करता। और जब शाजिया रोते हुए सफाइयाँ पेश करती तो मुझे और भी मजा आता। मैं इसी तरह शाजिया को रोता हुआ देखना चाहती थी। जब अजीम और शाजिया की शादी को 3 माह हुए तो शाजिया उम्मीद से हो गई। अजीम ये खबर सुनकर बहुत खुश था और शाजिया के चेहरे पर भी शर्मीली मुस्कुराहट थी, मगर ये खबर सुनकर मेरे सीने पर सांप लौटने लगे थे। मैंने सोचा अगर बच्चा हो गया तो ये शाजिया मुस्तकिल मेरे सीने पर मूंग तलती रहेगी। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये बच्चा इस दुनिया में आने ही ना पाए, ताकि शाजिया जल्द अज जल्द इस घर से रुखसत हो और मैं अपनी प्यारी भांजी को इस घर में बहू बनाकर ला सकूं। शाजिया को डॉक्टर ने रेस्ट का कहा था, मगर मैं उसे सारा दिन कामों के लिए दौड़ाए रखती। अपने घुटनों में दर्द का बहाना बनाकर उसे सारा दिन मैले कपड़े धुलवा कर छत पर सुखाने के लिए भेजती। वो कई घंटे सीढ़ियाँ उतरती और चढ़ती रहती, मगर मेरे सामने इनकार न करती। अब उसे 4था महीना लग चुका था और अब तक माँ और बच्चा दोनों ठीक ठाक थे। एक दिन मैंने सोचा कि इस तरह वक्त नजदीक आता जा रहा है, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मैंने प्लान बनाया कि मैं छत की सीढ़ियों के पास छुपकर शाजिया को वहां से धक्का दे देती हूँ ताकि सीढ़ियों से गिरकर उसका बच्चा जाया हो जाए। उस दिन मैंने उसे कपड़े धोने का कहा और खुद जाकर कमरे में लेट गई। जब वो कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई तो मैं जल्दी से छत पर जाकर सीढ़ियों के पास छुप गई, और जब शाजिया वहां से गुजरी तो मैंने उसका दुपट्टा खींचकर उसे सीढ़ियों से गिरा दिया, मगर वो कमबख्त सीढ़ियों से नीचे न गिर सकी क्योंकि सामने सीढ़ियों पर हमारी पड़ोसन दिलशाद ने उसे थाम लिया था। वो हम दोनों को ढूंढती हुई छत पर आ रही थी। मैंने दिल ही दिल में दिलशाद को बुरा भला कहा, जिसने मेरा प्लान चौपट कर दिया था।
اب مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ سارا دن عظیم کے جانے کے بعد شازیہ گھر بھر کے کاموں میں جٹی رہتی اور جب عظیم گھر آتا تو میں ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتی تاکہ عظیم یہ سمجھے کہ میں ہی گھر کے کام کاج سنبھالتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کھانے پینے کی چیزوں کو تالے لگا کر رکھتی تاکہ شازیہ نہ کھا سکے، یہاں تک کہ میں فریج کو بھی تالا لگا دیتی اور عظیم جو پھل فروٹ شازیہ کے لیے لاتا وہ بھی میں خود کھا جاتی۔ مگر مجھے حیرانی تھی کہ شازیہ نے کبھی میری شکایت عظیم سے نہیں لگائی تھی۔ جب شازیہ کا 5واں مہینہ شروع ہوا تو میں نے آخری چال کے طور پر اسے زہر دینے کا ارادہ کیا تاکہ وہ اور اس کا بچہ دونوں ہی مر جائیں اور میرے بیٹے کی جان اس سے چھوٹ جائے، مگر مجھے بہت احتیاط کے ساتھ اس پلان کو پورا کرنا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ شازیہ شام کو اپنے لیے سیب کا جوس بنا کر فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتی ہے اور پھر رات کو پیتی ہے، بس مجھے وہ زہر اس کے جوس میں ملانا تھا۔ اس وقت گھر میں ہم دونوں ہی ہوتی تھی۔ عظیم کچھ دیر کے بعد گھر آتا تھا اور پھر اس شام جب شازیہ نے سیب کا جوس نکال کر اسے فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا تو میں نے اس سے چھپ کر اس میں زہر ملا دیا اور پھر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اب مجھے شازیہ کے جوس پینے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میرے ماتھے پر ہلکا ہلکا پسینہ اور ہاتھوں میں کپکپاہٹ ہو رہی تھی۔ شازیہ اس وقت نہا رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی مگر پھر بستر پر لیٹ گئی۔ شازیہ کے نہانے کے دوران میں 2 بار جوس چیک کر کے آئی تھی، مگر شازیہ جیسے ہی نہا کر باہر نکلی عظیم گھر میں داخل ہو گیا۔ آج وہ دفتر سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ اب تو مجھے اور زیادہ فکر ہونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے شازیہ کو کچن میں جاتے دیکھا۔ میں کمرے کی کھڑکی سے دیکھتی رہی۔ وہ جوس لے کر کمرے میں گئی اور پھر خالی ہاتھ باہر آ گئی۔ میں تیزی سے اس کے پاس گئی اور جوس کے بارے میں پوچھا۔ اس کا جواب سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جوس عظیم کو دے آئی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے عظیم کے کمرے میں گئی اور چیختے ہوئے اس سے کہا، عظیم جوس مت پینا، اس میں زہر ہے۔ جوس کا گلاس ابھی عظیم کے ہاتھ میں ہی تھا۔ میں نے ہاتھ مار کر اسے نیچے گرا دیا اور عظیم سے لپٹ کر رونے لگی۔ یہ میں کیا کرنے لگی تھی؟ اگر آج میرے عظیم کو کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ عظیم اور شازیہ پہلے حیران پریشان کھڑے تھے، مگر تھوڑی دیر بعد وہ ساری بات سمجھ گئے۔ عظیم نے مجھے اپنے گلے سے لگا کر کہا کہ سوچے اگر آج شازیہ کی جگہ میں وہ زہر پی لیتا تو کیا ہوتا۔ میرے بیٹے نے جو آئینہ مجھے دکھایا تھا اس میں میرا چہرہ بہت بھیانک لگ رہا تھا اور تقدیر نے جو سبق آج مجھے سکھایا تھا وہ بہت بڑا تھا۔ میں اسی وقت شازیہ کے قدموں میں جھک گئی، مگر اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا کر کہا، مجھے گناہگار مت کریں، آپ جیسے عظیم کی امی ہیں ویسے ہی میری بھی ماں ہے۔ اس کی بات پر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ آنسو شکر